दोस्तों ऐसा क्या है कि 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वोटिंग हुई और शाम होते होते खबरें आने लगी कि दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। जी हां, ये बैठकों का दौर क्यों लखनऊ में बैठे खास तौर पर बीजेपी के नेताओं को बेचैन कर रहा है। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आपने देखा कि जब वोटिंग का वक्त सामने आया था, यानी 20 नवंबर की तारीख पास आई थी, उससे 48 घंटे पहले जो योगी आदित्यनाथ खेमे के खिलाफ खड़े हुए नेता हैं, बीजेपी के अंदर हो या एनडीए के अंदर हो, उन्होंने एक एक करके बयान देने शुरू कर दिए थे। हर एक बयान आपके अपने चैनल खबर चौक ने पूरी निष्पक्षता के साथ दिखाए। केशव प्रसाद मौर्य का यह कह देना कि कटेंगे तो पटेंगे वाले नारे पर मुझसे सवाल मत करिए, जबकि चाहते तो वो समर्थन करते, लेकिन समर्थन नहीं किया, बल्कि उल्टा कह दिया कि बीजेपी का नारा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, यानी मोदी वाले खेमे के जो बताए जा रहे थे वहीं वो खड़े नजर आए। ऐसा ही कुछ ब्रजेश पाठक के साथ हुआ। तो हां, अनुप्रिया पटेल ने तो चुनाव से एक दिन पहले बड़ा सियासी धमाका करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठा दिया। वहीं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी खबरें आने लगी कि राजभर के सामने तो यह कह दिया कि अगर संजय निषाद को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सामने रखते हैं अखिलेश यादव, तो साथ जाने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा वो साथ जाएंगे नहीं जाएंगे क्या होगा, लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स फिर से वही शुरू हो गई है जो 4 जून के नतीजे आने के बाद हुई थी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पहले मैं आपको 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल चल रहे हैं उनको हटा दीजिए। जो असलियत है, जो तीनों ही खेमों के भीतर से आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी सोचे सब बीजेपी सोचे, वो तो दिखाऊंगा ही। इसके साथ आपको दिखाऊंगा ये चुनाव इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कैसे हो गया, ये अग्नि परीक्षा योगी आदित्यनाथ की कैसे बन गई, क्या वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को लेकर बेचैन नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अब शुरुआत हो गई है, 72 घंटे बचे, क्योंकि खबर यह है कि 72 घंटे बाद जैसा कि अनुमान भी लगाया जा रहा है कि नतीजे बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने जा रहे हैं। खास तौर पर वो सीटें जिनको लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रही थी बीजेपी, उन सीटों पर भी बीजेपी का तंबू और बंबू दोनों उखड़ सकता है। पहले मैं जल्दी जल्दी आपको यह दिखा देता हूं 9 सीटें कौन कौन सी हैं जिनमें कहां पर सपा और कहां पर बीजेपी के होने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले गाजियाबाद सीट पर आ जाते हैं। गाजियाबाद सीट पर नो डाउट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, मुश्किल ही नजर आ रहा है, या कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट जा रही है, नो डाउट। अब आई खबर दूसरी खैर से। खैर सीट पर खेल हो गया है। जी हां, खैर सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है। अगर बीजेपी इस बात का दावा करती है कि वो जीतने जा रही है, फिर समाजवादी पार्टी इस बात का दावा करती है कि वो जीतने जा रही है, तो दोनों के दावे 23 तारीख को ही खुल पाएंगे। ना बीजेपी उतनी मजबूत है और ना समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है। यानी कि अगर बीजेपी का गढ़ है, ऐसे में सपा ने यहां पर अपनी बढ़त बनाई, ये बात सच है, और हो सकता है कि 23 तारीख को खैर सीट समाजवादी पार्टी के खाते में भी चली जाए। अब आते हैं मीरापुर सीट पर। मीरापुर सीट हर कोई जानता, आरएलडी के जो प्रत्याशी विधायक हुआ करते थे वो सांसद चुने गए और दोबारा से आरएलडी को ये सीट दी गई थी कि चलिए आप चुनाव लड़िए। तो उन्होंने चुनाव लड़ा, आरएलडी के जो प्रत्याशी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन यह खेल खराब है, क्योंकि वहां पर जाट मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम मतदाता बड़े निर्णायक भूमिका में रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी के साथ आरएलडी गई है, तब से ही वहां पर जो खास तौर पर आरएलडी है, राष्ट्रीय लोकदल, उसको लेकर मुस्लिम समाज खुश नहीं है। आपको याद होगा जब आरएलडी गई थी, यानी कि जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन थामा था, उस वक्त ही उनकी पार्टी के कई नेताओं ने, मुस्लिम नहीं हिंदू नेताओं ने आरोप लगाया था कि हमने मुसलमानों को धोखा दिया, जबकि मुसलमानों ने जाटों के साथ मिलकर आरएलडी को दोबारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत किया। यानी मुसलमानों तक एक संदेश पहुंच गया था कि आरएलडी के साथ रहना मुफीद नहीं है। खैर, उसका असर पड़ेगा यह माना जा रहा है, लेकिन यह भी है कि जाट भी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे आरएलडी का बीजेपी के साथ जाने की वजह से, क्योंकि उसके बाद क्लैशेस भी बहुत सारे हुए थे, बहुत सारे विवाद निकले थे, जिसमें आरएलडी के जो नेता हैं वो बीजेपी के नेताओं के सिर्फ टप्पल करते हुए सड़क पर ही नजर आ रहे थे। तो ये बड़ी बात नहीं, ठीक है, एक तो ये हुआ। अब आइए सीसामऊ सीट। सीसामऊ सीट पर कहा था इमोशनल वाला खेल हमारे देश में बहुत होता है, चूंकि इरफान सोलंकी जमानत पर बाहर है, लेकिन उनको सजा हो गई, उनकी विदाई चली गई, इन तमाम चीजों का असर पड़ता नजर आ रहा है। नसीम सोलंकी उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम बाहुल इलाका भी है, तमाम चीजें भी हैं, इसलिए सीसामऊ सीट भी मानी जा रही है, चाहे कितने ही वोटों के साथ खेल करने की कोशिश हो, ये फिर सोलंकी परिवार के पास यानी समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। अब तक जो गारंटी ली जा रही है वो गाजियाबाद सीट की ली जा रही है बीजेपी की, उसके अलावा इन सीटों में से
खैर पर और मीरापुर सीट पर कांटे की टक्कर और शीशामऊ सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। अब आ जाते कुंदर की सीट। कुंदर की सीट पर भी मुस्लिम बहुतायत है और हिंदू मतलब बढ़िया अच्छा तालमेल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कटेंगे तो बटेंगे के नारा जब उसी नारे का विरोध खुद अपने ही पार्टी के नेता करने पर उतारू हो जाए तो क्या वोटर्स बड़ी भरोसे के साथ बीजेपी को वोट कास्ट कर पाएंगे, इस नारे के साथ जोड़ पाएंगे? यह सवाल उठना लाजमी हो गया है, क्योंकि वोटिंग के बाद अगर विरोध किया जाता तो समझ आ जाता कि कोई बात नहीं, लेकिन वोटिंग से पहले ही विरोध किया गया, जिसका असर कुंदर की सीट पर पड़ सकता है। अब आइए कटेहरी सीट। यहां दावा पूरी तरीके से है, कटेहरी सीट पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। लालजी वर्मा का अच्छा खासा रसूख और बहुत सारी चीजें वहां काम कर गई और यहीं से खेल होगा। दरअसल क्या था कि पहले 9 जितनी भी सीटें थी 10 थी, लेकिन 10 में से एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ, सब जानते हैं, मिल्कीपुर अयोध्या वाली। लेकिन कटेहरी सीट को लेकर और मिल्कीपुर को लेकर योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर थी। पहले 10 सीट की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की थी, जिताइए मुख्यमंत्री बनते रहिए। लेकिन इसके बाद जब देखा कि हालात खराब है तो कटेहरी और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दी। मिल्कीपुर में चुनाव ही नहीं हुआ। अब कटेहरी सीट पर साख दांव पर, यानी एक इकलौती सीट अगर योगी आदित्यनाथ नहीं निकलवा पाते तो बड़ी फजीयत भी हो सकती है। आगे आइए मझवा सीट। मझवा में भी माना जा रहा है खेल हो सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए मिर्जापुर के लिहाज से तो मिर्जापुर के लिहाज से खुद अनुप्रिया पटेल भी आश्वस्त नजर नहीं आ रही है, क्योंकि संजय निषाद पहले से नाराज है कि मझवा सीट से उनकी पार्टी का प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था। इस बार ये सीट उनको नहीं दी तो निषाद अलग हुए। अनुप्रिया पटेल चूंकि मिर्जापुर से ताल्लुक रखती हैं तो वो उनकी पार्टी को नहीं दी गई इस पर टिकट, इस पर वो भी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे, यानी अकेली पड़ती बीजेपी नजर आई और ऐसे में समाजवादी पार्टियां टक्कर देती नजर आ रही है। करहल ये हर कोई जानता है कौन जीतेगा, समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। फूलपुर यह सीट एक दिलचस्प सीट हो सकती है, यह भी यहां पर भी कांटे की टक्कर है। यानी अब कुल मिलाकर 9 सीटों का आंकड़ा बता दूं, गाजियाबाद में बीजेपी की जीत पक्की। इसके अलावा शीशामऊ, कटेहरी और करहल ये 3 सीटें पूरी तरीके से दावे के साथ है कि ये तीनों की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। लेकिन 5 सीटों पर कांटे की टक्कर है। हो सकता है 1-2 सीटें बीजेपी ले जाए, लेकिन ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी का दबदबा है। अब आप कहेंगे कि यहां से कैसे खेल शुरू होता है कि दरअसल कहा जाता है कि अधिकारी हुए और जो अधिकारियों के साथ साथ जो नेता होते हैं उनको पता होता है कि हवा किस तरफ बह रही है। इसलिए आपने देखा 48 घंटे पहले ब्रजेश पाठक से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से लेकर ओम प्रकाश राजभर सब बयान ऐसा देने लगे जैसा बयान वो केशव वर्सेस योगी आदित्यनाथ की लड़ाई के वक्त देते थे। उस वक्त भी मैंने बताया था एक लास्ट मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर से एक खबर छनकर बाहर आई थी सूत्रों के हवाले से कि संघ की मौजूदगी में मोदी शाह के सामने योगी आदित्यनाथ के साथ जो बैठक हुई है उस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन अगर किया जाता है तो योगी के सिंहासन को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। और जिस तरह के हालात यहां पर बनते नजर आ रहे हैं इसमें तो ऐसे ही लग रहा है कि वाकई गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। नमस्कार।